की खास चर्चा की। और जैसा कि हमने बताया था कि आज की खास चर्चा जो ऑपरेशन शीश महल है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से घिर रहे हैं विलासिता की जिंदगी को लेकर, आज उसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो शीश महल वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आज ही यह धरना शुरू किया गया है बीजेपी के द्वारा, दिल्ली बीजेपी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल पर आधिकारिक आवास की मरम्मत पर कथित तौर पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का आरोप है। भाजपा का आरोप है कि कोरोना महामारी के दौरान केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। भ्रष्ट मंसूबों के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है और दिल्ली वालों को लूटने का प्रयास कर रही है, बीजेपी का यह सीधा आरोप है। जिस समय दिल्ली समेत पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय सीएम अपना शीश महल बनवाने में जुटे थे, बीजेपी ने आरोप लगाया। उपराज्यपाल ने मामले पर हस्तक्षेप किया है और मुख्य सचिव को रेनोवेशन के काम से संबंधित सभी रिकॉर्ड्स को जब्त करके सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया है। केजरीवाल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल पर इसके लिए हमला बोला है और कहा है कि एलजी के पास इस तरह की कार्रवाई करने का पावर ही नहीं है। मामले पर संतोषजनक जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री उपराज्यपाल पर हमला क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। 45 करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर के ऊपर खर्च किया है, जनता की गाड़ी कमाई का, जो हम टैक्स के रूप में डेवलपमेंट के लिए दिल्ली के इनको देते हैं सरकार को। उसको जो है इतने महंगे महंगे पर्दे, इतने महंगे महंगे टॉयलेट, इतने महंगे महंगे फर्श और इतने महंगे महंगी दीवारें, इन सब के ऊपर खर्च किया है। जवाब तो इसका देना पड़ेगा। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अब इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ अब स्पष्ट रूप से देश के सामने आ जाएगा। तो यह मामला जिस तरह से तूल पकड़ता जा रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर आम आदमी पार्टी जवाब देने के बजाय दूसरे उदाहरण दे रही है कि उस मुख्यमंत्री का इतने का है, उसका इतने का है, ये तमाम बातें कर रही है और साथ ही एलजी पर हमला भी कर रही है आम आदमी पार्टी। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं अनुज यादव, हमारे संवाददाता, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ में विनीत गोयनका, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विनीत जी। साथ में डॉक्टर पीयूष जोशी जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल कुमार बंसल जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी, पीयूष जी आपका भी। मैं पहले अनुज से शुरुआत करता हूं और रिपोर्ट लेता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो आज अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रही है, अनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई है आम आदमी पार्टी के ऊपर, इस पूरे मुद्दे पर क्या चल रहा है और क्या जो प्रदर्शन है वो नियंत्रित है, वो शांतिपूर्ण है, और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, कब तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक का इस्तीफा ना हो जाए तब तक? देखिए लालचंद्र, इस प्रदर्शन में दिल्ली के सभी बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे हम रामवीर सिंह विदुड़ी की बात करें, विजय गोयल हैं, हर्षवर्धन हैं। ये वो नेता हैं जो दिल्ली की राजनीति कई दशकों से करते रहे हैं। इन्होंने जो विशाल प्रदर्शन आज से शुरू किया है, इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को कम से कम इस पे जवाब तो देना चाहिए। वो दिल्ली की जनता से हर राय लेकर फैसला करते थे। अगर आज दिल्ली की जनता उनके उस आलीशान मकान को देखना चाहती है जिसमें 45 करोड़ का खर्चा आया है, तो उसको जनता के लिए खोल देना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आरोप वो लगा रहे हैं, उनका कहना है कि ये सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा का जो खर्चा होता है, उसके लिए उपराज्यपाल से परमिशन लेनी होती है, उनको फाइल भेजनी होती है। तो आखिर जब 45 करोड़ का ये खर्चा हुआ, तो दिल्ली के उपराज्यपाल को फाइल क्यों नहीं भेजी गई?
और ये कई किस्तों में काम क्यों हुआ? क्योंकि सारे जितने भी बजट बने अलग अलग वो 10 करोड़ से नीचे के रहे, यानी कि 9,99,000 रुपए के इस तरह के बजट बनाए गए। इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। तो उनका यही कहना है कि किसी भी रिनोवेशन के लिए, किसी भी इमारत के रिनोवेशन के लिए एक टेंडर होता है, टेंडर की प्रक्रिया होती है। तो फिर इस तरीके से ये रास्ता क्यों चुना गया? ठीक, आरोप अगर सही है तो सावधानियां तो पूरी बरती गई, लेकिन आजकल वो जमाना ऐसा है कि चीजें छुपती नहीं है ना। चलिए ठीक है, मैं बीजेपी के जो आरोप हैं उस पर जरूर बीजेपी के पास जाऊंगा। प्रवक्ता मुस्कुरा भी रहे हैं विनीत गोयनका जी, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले पीयूष जोशी के पास ही चलता हूं। पीयूष जी, दो चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे लगता है 10-12 साल हुए हैं अभी, जब वो इन चीजों का जिक्र करते थे। मैं ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना सुरक्षा लूंगा, आम आदमी को ना सुरक्षा की जरूरत है, ना 4-5 कमरे से ज्यादा की जरूरत है। और साथ ही वो कहते थे, बड़ा फेमस था वो, कि आरोप लगे हुए तो जांच क्यों नहीं करा लेते। कहते हैं जांच भी नहीं कराएंगे जी, भ्रष्टाचार भी करेंगे, जांच भी नहीं कराएंगे जी। ये इतने सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा बदलाव इसके पहले आपने कभी देखा है पीयूष जोशी जी? देखिए लालचंद्र जी, जो बात कर रहे हैं जिस तथाकथित ऑपरेशन शीश महल, जो नाम तो बड़ा फैंसी दिया है, तो जिस चैनल ने ये न्यूज ब्रेक करी थी उसी के एक प्रतिष्ठित एंकर है, उनके शो पर भी मैं था, वहां पे भी वही जवाब दिया था जो आपको जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, पहले दिन, जैसे मैं, आप जानते हैं मैं पेशे से चिकित्सक हूं, मैं पहले दिन जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी और आज जब मुझे कई वर्षों का अनुभव हो गया है जी, तो मैं मैच्योर होता हूं। मुझे समझ में आता है कि भाई मुझे, क्योंकि काम भी ज्यादा बढ़ जाता है, मुझे पता होता है कि मुझे रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे। तो रही बात कि भाई 10 साल में कितना परिवर्तन आता है, तो वर्क एक्सपीरियंस के साथ में सब में परिवर्तन आता है, आना भी चाहिए। जो समय के साथ में इवॉल्व नहीं होता है वो व्यक्ति हाशिए पर चला जाता है। अब रही बात टेक्निकल बातों की, जो आपने शुरू में करी थी कि इतने करोड़ का ये बनाया है, उतने करोड़ का वो बनाया है। देखिए, पीडब्ल्यूडी एक सरकारी विभाग है, ये जो इमारत है वो एक सरकारी इमारत है। ये अरविंद केजरीवाल जी की निजी रजिस्ट्री की संपत्ति नहीं है, ये सरकारी संपत्ति है। और यदि 2 साल बाद जब चुनाव होंगे 2025 में, यदि केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो वो उसका आवास में सरकारी यहाँ पर मुझे एक काउंटर करने दें, एक मिनट के अंदर उन्होंने जो कहा था, उन्होंने यही कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, पद पर रहते हुए ये सब चीजें नहीं लूंगा। मैं तो अभी तक उस आसमानी रंग के वैगन आर गाड़ी को ढूंढ रहा हूं, कहीं नजर ही नहीं आ रही। जो आपने बात बोली उस बात का जवाब मैं अब पहले ही दे चुका हूं। जो अभी मैंने शुरुआती भाग था मेरे उत्तर का, उसमें मैं दे चुका हूं आपकी इस बात का उत्तर कि भाई समय के साथ में इवोल्यूशन जरूरी है। अच्छा, और इतना, और उसमें ये जो है घर, इसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाया जाएगा, मतलब एक तरीके से एक दफ्तर भी रहेगा, रेसिडेंशियल ऑफिस भी रहेगा चीफ मिनिस्टर का। अब रही बात उसकी कि भाई आरोप है 45 करोड़ रुपए लगाने का, घोटाले का आरोप है, फलाना आरोप है, ढीमा का आरोप है। पीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग की हर पेमेंट की जो जानकारी है, जो ऑडिट होती है सीएनएजी के द्वारा। चलिए, और सीएनएजी ने, एक मिनट सुनिए आप मेरी बात सर, आप ये इंपॉर्टेंट बात है, आप बस खत्म कर लेंगे, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। सीएनएजी पीडब्ल्यूडी के हर पेमेंट को ऑडिट करता है, हर कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करता है और रिपोर्ट को वेबसाइट पे डाल देता है। सीएनएजी ने पीडब्ल्यूडी के ऑडिट की रिपोर्ट 2023 तक की डाल दी है और कहीं से कहीं तक उसमें कोई घोटाला नहीं है। तो यदि सीएनएजी का कोई घोटाला नहीं है, कानूनी रूप से यदि ये चीज ठीक है, तो हम इस बात की बहस क्यों कर रहे हैं? हमें बहस करना चाहिए सत्यपाल मलिक की बयान की कि भाई कैसे हमें विमान नहीं मिला। हमें इस मामले में कुछ आपराधिक बनता है या नहीं बनता है तो जांच से पता चलेगा, और नैतिक निश्चित रूप से बनता है, ये बात बिल्कुल आप भी मानेंगे। और दूसरी बात ये कि बात सिर्फ इतनी तक नहीं है कि 45 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, और अब तो बात ये भी आ रही है कि 8-8 बंगलों को मिला के बनाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 23 बंगलों को एक्वायर किया। मैं आता हूं आपके पास, आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन पहले जरा विनीत जी के पास। विनीत जी, ये कह रहे हैं कि समय के साथ इवोल्यूशन होना तो स्वाभाविक है, मान लीजिए इस बात को, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे? आपको राम राम, मेरे एक सभी को पैनलिस्टों को भी राम राम। आपको भी राम राम। मुझे डॉक्टर पीयूष ने जो एक शब्द इस्तेमाल किया कि समय के साथ में उनमें मैच्योरिटी आई है, तो इसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी मानते कि अरविंद केजरीवाल उस समय पे इमैच्योर थे जब वो ये कहते थे कि सरकारी निवास नहीं लूंगा, सरकारी घर नहीं लूंगा। और उस समय जब वो कहते थे कि नेता जो घर लेते हैं वो गलत कर, तो इन्होंने अपने नेता को इमैच्योर कहा। मुझे उसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, वो शायद इमैच्योर होंगे ही, लेकिन आगे की बात बताता हूँ, इमैच्योर नहीं है, इट्स प्लेजेंट करप्शन। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। कब हुआ? तो ये उस समय हुआ जब कोविड से दिल्ली में लोग मर रहे थे।
और अरविंद केजरीवाल दो चीज करने में मशगूल थे। एक, वो अपना घर बना रहे थे। दो, उन्होंने जो दारू की जो आबकारी नीति है वो बना रहे थे। दो चीज, ये भी उसी समय का है। एक्सपेंशनिस्ट जो माइंडसेट है, जो उनके जो विस्तारवादी जो विचार है, इसको बारे में वो सोचा। और ये उसी समय का समय है जब अरविंद केजरीवाल, जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनको दिल्ली से बाहर ढकेल रहे थे कि हमारे पास जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। वो उनके 15 रुपए 16 रुपए प्रतिदिन का जो खर्चा वो निर्वाह नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने खुद के घर पे अपनी विलासिता के लिए 45 करोड़ रुपया वो खर्चा करने के लिए तैयार हो गए। तो ये तीनों बातों को आप ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोविड का समय, तब वो आबकारी नीति बनाते जिसमें उनका सैकड़ों करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। उसी समय पे वो पूर्वांचली उन मजबूर माइग्रेंट वर्कर्स को, वो जो कामगार जो तकलीफ में था, उसको वो 10 रुपए का भोजन नहीं दे पाए, उनको बाहर निकाल दिया और अपने घर के 45 करोड़ किया। और खर्चा भी देखिए, मैं आपके सामने हिसाब रखता हूँ, उनके किचन में 1.1 करोड़ रुपए उन्होंने खर्चा किया। ठीक, ऐसे कई ब्यौरा है। हाँ, यानी 5 स्टार होटल का सामान लाया कि मुझे पता नहीं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, हमारे घर पे भी जॉइंट परिवार होने से ज्यादा सामान। अब दूसरा आप देखिए, भाई साहब ने जो केवल टाइल्स के ऊपर 6.2 लाख वियतनाम से लाया गया। ठीक है, इन चीजों को हमने रिपोर्ट में देखी भी है। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, मुझे जरा अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार को शामिल करने दीजिए। अनिल जी, आपका लंबा तजुर्बा रहा है सर पत्रकारिता में। मैंने जो सवाल डॉक्टर पीयूष जोशी से पूछा था वो एक बार आपसे भी पूछता हूं और उनके बयान पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैंने पूछा था कि 10 साल में इतना बदलाव पहले आपने कभी देखा है अनिल जी? और दो चीजों का जब मैं जिक्र कर रहा था, और जो पीयूष जी का तर्क है कि वक्त के साथ इवॉल्व होता है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? इस तरह इवॉल्व होता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल, कोई भी नेता जो कहते हैं वो नहीं करते तो उंगलियां उठती हैं। आप कहें कि हम तो अच्छा बड़ा मकान लेंगे, उसमें रहेंगे, जरूरत है उसकी, और साधारण आदमी की तरह हम काम नहीं कर सकते, सुरक्षा भी चाहिए, ये सब बातें कहने में संकोच क्यों करते हैं? जो चाहते हैं वो कहें, करें। तो दावा हम करें, ऐसे तो गांधी बहुत सादगी से रहते थे। वो आपने देखा, वो आश्रम में रहते थे, वो वाल्मीकि बस्तियों में रहते थे। तो जीवन सादगी पूर्ण जीने की स्थिति अलग है। मुख्यमंत्री की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। अच्छा अनिल सर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा। आपने जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, मैं आज की राजनीति से 1-2 उदाहरण आपको दे देता हूं। मनोहर पर्रिकर किस तरह से रहे, उनकी जिंदगी किस तरह की थी जी। ममता बनर्जी की, भले वो राजनीतिक विरोधी है भारतीय जनता पार्टी की, मैं वही कह रहा था। अरविंद केजरीवाल जी, नवीन पटनायक की जिंदगी ले लीजिए। कौशाम्बी के अपने फ्लैट में ही रहूंगा, फिर ये माना गया कि भी गाजियाबाद में रहकर यूपी में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, तो आप दिल्ली में छोटा घर लेके काम कर सकते हैं और उसमें साधारण खर्च से भी काम कर सकते हैं। ये सवाल उठना लाजमी है। और फिर अगर हम सादगी का दावा करते हैं, आम आदमी का दावा करते हैं, तो हम दूसरे मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री या किसी एलजी या किसी और का उदाहरण नहीं दे सकते कि उसने भी इतना खर्च किया है। देखिए, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ। हम अच्छा होने का दावा करते हैं, दूसरे भी खराब हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। हम अच्छे होने का दावा करते हैं, हमको अच्छा आचरण करना है। अगर हम अच्छा होने का दावा करते हैं, अच्छा आचरण नहीं करते, तो उंगलियां उठेंगी, आपको सफाई देनी होगी, जवाब देना होगा जरूर। और कहीं ना कहीं आपकी जो साख है वो दांव पर लगती है इस तरह के आचरण से। और हो ये रहा है कि सफाई देने के बजाय एलजी पर हमला बोला जा रहा है। मैं आऊंगा इस पर। मैंने कहा अब दूसरे की चर्चा नहीं कर सकते, अपने बारे में बताएंगे कि हमने ठीक किया या गलत किया, या ये मजबूरी थी, ये करना पड़ा, हम करना नहीं चाहते थे, कुछ तो सफाई देना चाहिए यार। कम से कम डॉक्टर पीयूष जोशी जो कहते हैं कि वक्त के साथ इवॉल्व होता है, तो कम से कम उतना ही कह लें। जो बात कह रहे हैं वो अपने प्रोफेशनल संदर्भ में बात कर रहे हैं। जी। उनके डॉक्टरी के पेशे की बात अलग है, ये सार्वजनिक जीवन है। ठीक, उनका अपनी कमाई है जो खर्च करते हैं डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर। ये सार्वजनिक जीवन है, इसमें सरकारी खर्च हो रहा है और सरकारी मकान पर खर्च हो रहा है। अगर सरकारी मकान पर हम कम खर्च करके भी अपना सादगी के साथ रह सकते हैं, बिल्कुल धन का हम जनता लौटता हूं सर आपके पास, लौटता हूं अनिल सर। अनुज, आपसे एक अपडेट। भारतीय जनता पार्टी जो ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रही है, इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आकर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी है अभी तक?
देखिए, प्रदर्शन को लेकर अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया लालचंद्र नहीं है, सिवाय इसके कि जो आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी, उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई इसमें उपराज्यपाल ने की है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है कि आप जो भी अभी तक इस मामले को लेकर जो खर्चा हुआ है, जो उसके कागज हैं, उनको संभाल कर रखिए। उस पर आतिशी ने प्रतिक्रिया जरूर दी है और उसको एक तरीके से उन्होंने कहा है कि अलोकतांत्रिक है, एलजी के पास कोई पावर नहीं है इस तरह की जांच कराने की। धरना प्रदर्शन ये लगातार अभी जारी रहेगा, 7 दिन तक जारी रहेगा। ठीक है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पावर नहीं है, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला है कि उपराज्यपाल के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं। लेकिन डॉक्टर पीयूष जोशी, ये सवाल उठ रहा है कि भाई आप उस पर जवाब देने के बजाय, आपने कहा ठीक है समय के साथ इवॉल्व, एक तो मैं ये कहूंगा 4 नाम मैंने ले लिए और 2-4 नाम लिए जा सकते हैं, माणिक सरकार का नाम लिया जा सकता है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी रही मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हो, बात ये नहीं है। लेकिन बात यह है कि सादगी के साथ मुख्यमंत्री काम करते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं, मनोहर पर्रिकर से लेकर के और त्रिपुरा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री की तक। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहकर आए और जो वो कर रहे हैं, उसमें तो आकाश और पाताल का अंतर है डॉक्टर पीयूष जोशी जी, और जवाब देने के बजाय एलजी पर हमला हो रहा है। देखिए लालचंद्र जी, जहां तक रही बात आकाश और पाताल में अंतर की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रॉमिस किया था कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, वो दे रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करके और दिल्ली को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने अभी 11वीं कक्षा में 96% बच्चे फेल किए हैं। सर देखिए, 96% तो बहुत ही प्रिपोस्टरस है कि 11वीं कक्षा में 96% फेल हो जाए, मतलब ये डेटा तो कम से कम हम सही रखें सर हमारे पास में। नहीं, मैं एक रिपोर्ट के हवाले से बोल रहा हूँ सर। 96% फेलियर रेट किसको बोलते हैं सर? ठीक है ना। अब मतलब उसके बाद हम आगे बात करेंगे। उन्होंने बोला था 700 लीटर पानी, 20,000 लीटर पानी प्रति माह, 700 लीटर पानी प्रतिदिन फ्री करूंगा, वो कर रहे हैं। तो जो वो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है। और जब 2020 का यमुना की सफाई का भी नाम ले लीजिए, सीसीटीवी कैमरे का नाम ले लीजिए, मेरा कूड़े के पहाड़ का नाम ले लीजिए। आप देख लीजिए सीसीटीवी जितना भी, ये यही मुद्दा अमित शाह जी ने उठाया था कि सीसीटीवी कहाँ है। अमित शाह जी के प्रचार के सारे फोटोग्राफ्स आ गए थे कि भाई देख लीजिए आप खुद कहाँ प्रचार कर रहे हैं, किसके घर में पर्चा बांट रहे हैं, ये सब सामने है कि सीसीटीवी लगे हैं, तभी में लग गए। अब रही बात जो बात उन्होंने की थी कि उसके बाद में जो बात हुई यमुना सफाई की, 2025 तक वो करेंगे, आपको उस पर जज करना है। पर ये बीजेपी का एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है। सत्यपाल मलिक ने जो बहुत बड़ा भांडाफोड़ किया है उनके बयानों से ध्यान हटाने का, क्योंकि सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है कि भाई पुलवामा के जो मार्टिर्स हुए वो इसलिए हुए क्योंकि विमान मुहैया नहीं कराया गया। अब आप बताइए, इस पर विनीत जी का जवाब बनता है, मैं ले लेता हूं जवाब। जो चैनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बड़ी बड़ी डींगे हाँक के ये निकाल के लाया है कि घर बनाया है, उसने कितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, लेकिन ये भी बात है, ये भी बात है। देखिए पीयूष जी, आपके आरोपों पर जरूर विनीत जी जवाब देंगे, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस चैनल ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया, उसके रिपोर्टर को आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उसके साथ बदसलूकी की। मैं विनीत जी से जवाब लेता हूं। विनीत जी, आप क्या डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं? क्या ये आरोप है? लालचंद जी, एक पुरानी कहावत है और फिर मेरा मन का वक्तव्य, और मैं आपको डेटा दूंगा। डॉक्टर पीयूष बड़े सज्जन व्यक्ति और पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने डेटा की बात की, मैं डेटा मेरे साथ में है, मैं आपको दूंगा। तो पहले तो एक हिंदी में कहावत है कि इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा। तो उनको बताना पड़ेगा कि 45 करोड़ रुपए का जो मल्टीपल टेंडर्स, जितने जो निवेदिका थे ज्यादा क्यों निकाले, जबकि एक प्रोसेस में निकाल सकते थे, क्योंकि वो टेंडर प्रोसेस से बचना चाहते थे और उसके अंदर भ्रष्टाचार की क्लियर कट बुआ थी। क्या बात ये सच है क्या कि परिवारजनों से, दोस्तों से, मित्रों से सामान खरीदा गया बिना टेंडरिंग प्रोसेस के? सच है। दूसरी बात है, स्कूल का उन्होंने विषय निकाला, तो मैं आपको डेटा देता हूँ। ये है 1 फरवरी 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं अब नाम भी देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया 1 फरवरी। इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो 1,55,436 बच्चों को फेल किया गया है। पीयूष जी फिर से सुनिए, कान खोल कर सुनिए, 1,55,436 बच्चों को फेल किया गया। केवल 52,582 बच्चों को रीएडमिट किया गया। 1,02,894 इन बच्चों को सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। परमानेंटली बीन पुश्ड टू डार्कनेस। उसमें एक स्टोरी मिंट की भी है, क्विंट की भी है कि इल्मा नाम की लड़की जो थी उसको स्कूल से निकाल दिया, इसके लिए उसके माता पिता ने उसकी जबरन शादी करा दी, मैंने दिया। दूसरा डेटा की बात आई है, लालचंद जी थोड़ा सा समझ रहे हैं। एक और डेटा आपके
दर्शकों को पता होना चाहिए, जरूर। सन 2020-21 में हाँ। अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने में से 6,77,17,833 रुपए, हाँ। मैं फिर से दोहराता हूँ, 6,77,17,833 रुपए, ठीक है। और सन 21-22 में 20,69,00,000 रुपए, और सन 23 में, जब तक मेरे पास डेटा, अक्टूबर तक का डेटा है मेरे पास, उसमें 7.5 करोड़ रुपया, ये ठीक है। टोटल 34 करोड़ रुपए उन्होंने केवल अपने बचाव के लिए वकीलों को ठीक दिए है। हैं। यानी आप डेटा से हमला कर और रहे हैं। डेटा चाहिए अगर पीयूष जी, तो मेरे ठीक पास है। डेटा बड़ा भरमार है, लोग मुझे जानता है डेटा मैन ऑफ इंडिया बोलते आते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पास पुख्ता डेटा है, आप रख रहे हैं। हमारे पास भी ये सब निश्चित रही है। ठीक। मेरा एक डेटा देता हूँ लालचंद जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती बताता हूँ मैं। अच्छा, जरा जल्दी से रख दीजिए। दिल्ली में हाँ। एक बोतल जो शराब थी वो 530 रुपए में मिलती थी, हाँ। सरकार को उसके ऊपर 330 रुपया मिलता था। ठीक। भाई साहब ने कोविड के समय पे जब अपने घर बना रहे थे, हाँ, हाँ। तो आपकी नीति लाई, उस 330 रुपए को घटाकर 8 रुपए कर दिया। चलिए, ठीक है। कोविड की बात ऐसे कई डेटा पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। पीयूष जी जरा अनिल सर, कोविड का एक प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कि पीएम केयर सरकारी है कि गैर सरकारी है? मुझे अनिल सर से एक कमेंट, सारे अनिल बात सर छोड़िए, से। मुझे बताइए 45 करोड़ रुपया कर्टन में खर्चा करना, सर, वो एनजीओ है कि गवर्नमेंट एंटिटी है पीएम केयर? के लोगों को बाहर निकाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीएम ठीक है, केयर्स ठीक है, दोनों का आरोप प्रत्यारोप एनजीओ है कि गवर्नमेंट? अनिल सर, जिस तरह से उपराज्यपाल जांच का आदेश दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी हमला कर रही है उल्टा उपराज्यपाल पर, इससे क्या संदेश जा रहा है आम लोगों में? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अनिल सर, आवाज आ रही है? सर, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। बोलिए अनिल सर। दिल्ली में जो स्थिति है, हाँ। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये हाँ। हम सब लोग जानते हैं, और उपराज्यपाल की हर लगभग महत्वपूर्ण फैसले के लिए पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है। हाँ। और उनकी भागीदारी है, जी। तो उपराज्यपाल पूछ सकते हैं, और पूर्णकालिक राज्यों में भी हाँ। कई बार राज्यपाल मुख्यमंत्रियों से इस तरह की पूछताछ करते हैं, चिट्ठी भी लिखते हैं, जवाब भी मांगते हैं। हाँ। तो पूछताछ करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर हमने ये उनको ठीक आपत्ति भी है, ठीक है। मान लो कहते हैं कि साहब ये उनका अधिकार नहीं है, या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन कर रहे हैं, हाँ। तो भी हम उसका जवाब देकर के और जी। अपनी आपत्ति दर्ज भी कर सकते हैं। ठीक। हमने कोई बुरा काम, गलत काम किया नहीं है, ठीक है सर। गैर कानूनी काम किया नहीं है, तो हमको डरना नहीं चाहिए। ठीक, अनिल और सर, हमको आप भागना हमारे भी साथ नहीं चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आपके जरिए हम आगे चल करके अगली स्टोरी में ये समझेंगे कि जब एफआईआर हो गया है तो भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों चल रहा है। इस पर हम आपके साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी विनीत जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुज, आपका भी अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मुद्दा अगले काफी समय तक चर्चा में रहने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है हमलावर है, छोड़ने वाली नहीं है, इसीलिए तो अनिश्चितकालीन धरना दे रही है। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर जंतर मंतर पर धरने का जो प्रदर्शन का सिलसिला है, ये एफआईआर होने के बाद भी जारी क्यों है, क्या है इसके पीछे मकसद? देखते रहिए डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच